Hello friends, this is my new video on the topic some natural phenomena. This is the continuation of my previous video. This is the part 2nd and previously I prepared is the part 1st. First topic is the electric current. We have seen that when a charged electroscope is connected to an uncharged electroscope through a copper wire, charge flow from the charged to the uncharged electroscope. पहले हम लोग ने पढ़ा था कि कैसे अनचार्ज इलेक्ट्रोस्कोप दूसरे चार्ज इलेक्ट्रोस्कोप से खुद को चार्ज कर रहा था विद द हेल्प ऑफ कॉपर वायर से हमने दोनों को कनेक्ट किया था और चार्जेस ट्रांसफ़र हो रहे थे। दिस फ्लो ऑफ चार्ज इन अ कंडक्टर इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। यही जो चार्जेस फ्लो हो रहे हैं किसी कंडक्टर में, कंडक्टर मीन्स ऐसा मीडियम जो चार्जेस को अलाउ कर रहा है अपने आप में फ्लो करने के लिए कि चार्जेस उनसे ट्रांसफ़र हो जाएं, और ये जो चार्जेस फ्लो हो रहे हैं इन्हीं को हम इलेक्ट्रिक करंट बोलेंगे। दिस इज़ द इलेक्ट्रिक करंट दैट वी आर सो यूज्ड इन आवर डेली लाइफ एंड अबाउट विच यू स्टडीड इन अर्लियर क्लासेस। ये वही इलेक्ट्रिक करंट की बात हम कर रहे हैं जिसके बारे में हम डेली लाइफ में काफ़ी यूज टू होते हैं। मीन्स इलेक्ट्रिक करंट जैसा वर्ड हम बार बार यूज़ करते हैं, जैसे इलेक्ट्रिसिटी हो गई, और इलेक्ट्रिसिटी या इलेक्ट्रिक करंट के बारे में हमने पहले क्लासेस में अच्छे से पढ़ रखा है। हाउएवर व्हेन अ चार्ज बॉडी इज कनेक्टेड टू एन अनचार्ज बॉडी थ्रू अ कंडक्टर, इलेक्ट्रिक करंट फ्लोज फॉर अ शॉर्ट टाइम ओनली. It flows until the two bodies are similarly charged. Note that this does not mean that they have the same charges. हमने देखा कि जैसे कंडक्टर्स के हेल्प से अनचार्ज और चार्ज बॉडी को कनेक्ट किया जाता है और उन दोनों के चार्जेस ट्रांसफ़र होते हैं, बट ये तभी तक होते हैं जब तक वो दोनों एक दूसरे से टच्ड रहते हैं और काफ़ी शॉर्ट टाइम के लिए, मीन्स थोड़े ही टाइम तक हो पाते हैं। और ये जब तक ट्रांसफ़र करेंगे तब जब तक कि दोनों बॉडीज़ के चार्ज इक्वल नहीं हो जाएंगे। अब एक चीज़ ध्यान देंगे कि इसका मतलब ये नहीं है कि चार्जेस ट्रांसफ़र हो रहे हैं तो दोनों बॉडीज़ में सेम चार्जेस होंगे। दिस पॉइंट विल बी क्लैरिफाइड इन हायर क्लासेस। ये इसके बारे में हम अच्छे से नेक्स्ट या हाई क्लासेस में पढ़ेंगे। दिस इज़ लाइक टू वाटर टैंक्स, वन विथ वाटर एंड वन विथ नो water connected together. Water flows from one tank to the other tank until the water level in both tank is the same. एक एग्जाम्पल से हम समझने की कोशिश करेंगे। जैसे कि मान लीजिए दो टैंक हमने लिया, एक पानी से भरा हुआ है और एक खाली है, और उन दोनों को एक पाइप से कनेक्ट किया गया, और कनेक्ट करने के बाद जो भरी टंकी थी या जो वाटर फिल्ड टैंक था उससे खाली टैंक में पानी ट्रांसफ़र करना स्टार्ट किया गया। और हम ये देखेंगे कि जब तक दोनों के पानी का लेवल सेम नहीं हो गया, मीन्स जो भरी टंकी थी उसने खाली टैंक में इतना पानी ट्रांसफ़र कर दिया कि दोनों का एक टाइम पे सेम हो गया वाटर लेवल। To make water flow continuously, you need to use a water pump. Similarly, to make electric current move continuously in a same wire, we need an electric cell or a generator. जैसे वाटर को कंटिन्यूसली मीन्स लगातार फ्लो करने के लिए हमें वाटर पंप की, जैसे वाटर को जो पंप करे, ट्रांसफ़र होने में हेल्प करे, उसकी ज़रूरत होती है। ठीक उसी तरह इलेक्ट्रिक चार्जेस को भी कंटिन्यूसली, कि हमारा इलेक्ट्रिक चार्जेस फ्लो करता रहे कंटिन्यूसली लगातार, उसमें कोई डिस्टर्बेंस ना हो, उसके लिए भी हम इलेक्ट्रिक सेल और जनरेटर का यूज़ करते हैं जो इनिशिएट करते हैं कि हमारे चार्जेस फ्लो करें ईजिली। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा एटमॉस्फेरिक इलेक्ट्रिसिटी। लेट अस नाउ कम बैक studying how lightning is produced. Benjamin Franklin first proved that clouds build up charge during a storm. अब एक बार फिर से हम फ्लैशबैक में जाएंगे पीछे, जो हमने पढ़ा था कि लाइटनिंग होती कैसी है, तो देखेंगे कि बेंजामिन फ्रैंकलिन जो एक बहुत फेमस साइंटिस्ट थे, उन्होंने ये खोज किया था या प्रूव किया था कि क्लाउड में कुछ चार्जेस होते हैं जिसके कारण ये स्टॉर्म की प्रोसेस मीन्स ये लाइटनिंग और बिजली कड़कती है, ये सब चार्जेस की वजह से ही होता है। ही फ्लू अ सिल्क काइट इनटू द क्लाउड्स ड्यूरिंग अ थंडर स्टॉर्म विथ अ मेटल की टाइड टू द थ्रेड ऑफ द काइट। उन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट में क्या किया कि एक सिल्क के क्लॉथ का
काइट बनाया और उसको स्टॉर्म के टाइम पे उड़ाने की कोशिश की और उसको एक धागे से बांध दिया और उस धागे के बीच में एक मेटल की मीन्स आयरन की हो सकती है या कोई भी मेटल की उन्होंने बांध दिया। He got an electric shock when he touched the metal key. This happened because the charge on the cloud flowed down the wet string to the metal key. When the metal key was touched, heavy charge flowed through Franklin's body to the earth, giving him an electric shock. जब फ्रैंकलिन ने की को टच किया तो इनको इलेक्ट्रिक शॉक लगा। ये क्यों हो रहा था? क्योंकि जो क्लाउड्स के चार्जेस थे वो वेट स्ट्रिंग मतलब गीली थी स्ट्रिंग जिससे काइट को कनेक्ट किया गया था उससे की में ट्रांसफ़र हो रहे थे और उसके चार्जेस फ्रैंकलिन के बॉडी से होते हुए अर्थ तक गए और उनको इलेक्ट्रिक शॉक फील हुआ। आप पिक्चर में देख सकते हैं ये जो पर्सन है उनको फ्रैंकलिन बनाया गया है, वो क्लाउड में स्टॉर्म के टाइम में सिल्क की काइट बना के उसको फ्लाई कर रहे हैं और उन्होंने मेटल की को देखिए अटैच किया है, उसको टच कर रहे हैं। कुछ शॉक लाइक रेज बना के ये दिखाने की कोशिश किए हैं कि उनको इलेक्ट्रिक शॉक फील हो रहा है मेटल की टच करने पे। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है ओरिजिन ऑफ एटमॉस्फेरिक इलेक्ट्रिसिटी। ड्यूरिंग अ थंडरस्टॉर्म क्लाउड गैदर चार्ज। It is not known exactly why this happened. However, some experiments have suggested that charges develop in water droplet present in the clouds. अब इस टॉपिक में हम डिस्कस करेंगे कि एटमॉस्फेयर में इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कहाँ से हो रही है। तो थंडर स्टॉर्म के टाइम पे मीन्स जब बिजली कड़कती है उस टाइम पे क्लाउड चार्ज को इकट्ठा करता है। अभी तक ये क्लियर नहीं हो पाया है कि ये चार्जेस क्लाउड में आते कहाँ से हैं, बट इसको फाइंड करने के लिए कुछ एक्सपेरिमेंट किए गए हैं जिससे ये पता चला कि ये चार्जेस उन वाटर ड्रॉपलेट्स के हैं या पानी के बूंदों के हैं जो क्लाउड में प्रेजेंट होते हैं। इट इज़ सीन दैट लाइटर ड्रॉपलेट्स एक्वायर पॉजिटिव चार्ज एंड बीइंग लाइटर मूव टू द अपर रीजन ऑफ द क्लाउड। बिगर ड्रॉपलेट्स एक्वायर नेगेटिव चार्ज एंड बीइंग हैवियर मूव टू द लोअर रीजन ऑफ द क्लाउड्स। एक्सपेरिमेंट में ये फाइंड किया गया कि जो वाटर ड्रॉपलेट्स के लाइट ड्रॉप है मीन्स हल्के ड्रॉपलेट उसमें पॉजिटिव चार्ज होता है और जैसा कि ये लाइट हैं तो ये क्लाउड के अपर सरफेस में प्रेजेंट होते हैं मीन्स क्लाउड के ऊपर वाले पार्ट में पाए जाते हैं। और जो बिग ड्रॉपलेट होते हैं मीन्स हैवी होते हैं जो ड्रॉपलेट उसमें निगेटिव चार्ज होते हैं। ये निगेटिव चार्ज वाले हैवी ड्रॉपलेट्स हैवी होते हैं इसलिए ये क्लाउड के लोअर रीजन में मीन्स नीचे सरफेस में पाए जाते हैं। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज एंड लाइटनिंग। दो एयर इज एन इंसुलेटर इट टू अलाउज द पासेज ऑफ करंट थ्रू इट इफ द क्वांटिटी ऑफ चार्ज इज लार्ज एंड द डिस्टेंस इज स्मॉल। जैसा कि पहले पोर्शन में हम पढ़ चुके हैं कि एयर एक इंसुलेटर है जो किसी भी लाइट को या फिर इलेक्ट्रिक करंट को अपने में ट्रांसफ़र होने नहीं देती, बट सम टाइम जब चार्जेस बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में होते हैं और एयर के मॉलिक्यूल से काफ़ी क्लोज होते हैं उस टाइम एयर भी अलाउ कर देती है अपने में चार्जेस को पास करने के लिए। इन सच अ सिचुएशन वेरी हैवी चार्जेस पासेस थ्रू द एयर इन अ वेरी शॉर्ट टाइम। नॉर्मली दिस इज़ accompanied बाई हीट एंड लाइट। ऐसे कंडीशन में एयर अपने आप में चार्जेस को पास होने देती है इन अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम मीन्स थोड़े से टाइम के लिए चार्जेस एयर में पास होते हैं और नॉर्मली चार्ज एयर में पास होते टाइम उसमें हीट और लाइट भी देखी जा सकती है। दिस फिनोमिनन इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज। यही जो एयर चार्जेस को अपने में पास होने देती है इसी को हम इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज कहते हैं। It can be observed in an electric gas, lighter, a loose electric plug or an automobile spark plug। जैसा हमने स्टार्टिंग में डिस्कस किया था कि कुछ प्रोसेस होती हैं जैसे लाइटर से गैस को जलाते हैं या कोई इलेक्ट्रिक प्लग थोड़ा लूज हो जाता है उस टाइम पे हमें स्पार्किंग और लाइटनिंग दिखाई देती है, तो ये इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज की वजह से ही होती है।
When two clouds with unlike charges come near each other, there can be a very heavy discharge between them. Huge amount of energy is released in the form of heat, light and sound during such a discharge. जब टू अनलाइक चार्जेस वाले क्लाउड्स मीन्स डिफरेंट चार्जेस वाले क्लाउड्स एक दूसरे के पास में आते हैं, उस टाइम पे एक बहुत ज़्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी जो कि हीट या लाइट या साउंड के फॉर्म में रिलीज़ होती है। जैसे बिजली कड़कने के टाइम पे देखा होगा आपने कि उसमें लाइटनिंग भी होती है, थंडर स्टॉर्म वाली, और हमें साउंड भी सुनाई देता है। Clouds can charge tall buildings and trees by induction. The buildings and trees thus require the opposite charge. क्लाउड्स के अंदर ये कैपेबिलिटी भी होती है कि वो अपने चार्जेस के हेल्प से जो टॉल बिल्डिंग्स मीन्स लंबी बिल्डिंग्स या लंबे ट्री होते हैं उनको भी चार्ज कर दे, एक प्रोसेस जिसको इंडक्शन कहते हैं। इंडक्शन हम पहले पढ़ चुके हैं कि किसी भी चार्ज बॉडी के पास अगर अनचार्ज बॉडी या कोई और बॉडी आएगी तो उसमें भी चार्जेस ट्रांसफ़र होंगे। बिल्डिंग और ट्रीज़ में चार्जेस कौन से होंगे? अपोजिट होंगे। इफ़ द बिल्डअप ऑफ चार्ज इज़ वेरी हैवी, heavy flow of electric charge can occur between the clouds and the trees or buildings. अगर चार्जेस क्लाउड में बहुत ज़्यादा हैवी अमाउंट में या बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में है तो उस टाइम पे बिल्डिंग और ट्रीज़ में भी उतने ही ट्रांसफ़र होंगे चार्जेस जितने कि क्लाउड्स में है। दैट इज़ हैवी अमाउंट में चार्जेस ट्रांसफ़र। दिस कैन बी वेरी डेंजरस एंड कैन रिजल्ट इन द बिल्डिंग और द ट्रीज कैचिंग फायर because of the huge amount of energy released. जब क्लाउड्स बिल्डिंग और टॉल मीन्स बड़े पेड़ों में बहुत ज़्यादा अमाउंट ऑफ चार्जेस ट्रांसफ़र करेगा तो उस टाइम पे ये बहुत डेंजरस हो सकता है। क्यों? इससे फायर लगने के भी चांसेस होते हैं, क्योंकि अचानक से बहुत हैवी अमाउंट में मीन्स बहुत ज़्यादा ही क्वांटिटी में चार्जेस ट्रांसफ़र हो रहे हैं या एनर्जी ट्रांसफ़र हो रही है, जिसके कारण से डिस्ट्रक्शन भी हो रहे हैं। In hilly areas, clouds are comparatively closer to the ground than in the plains. Therefore, lightning strikes are more frequent in hilly areas. अगर हम हिली एरियाज़ की बात करें तो वहाँ के ट्रीज़ काफ़ी क्लोज़र होते हैं क्लाउड्स के, इसलिए वहाँ पे फायर और के केसेस फॉरेस्ट में या जंगलों के जलने के केसेस बहुत ज़्यादा सुनाई देते हैं, क्योंकि वहाँ पे जो लाइट होती है क्लाउड से वो बहुत इजीली स्ट्राइक करती है और जिसके कारण फायर बहुत जल्दी लग जाती है ट्रीज़ में। दस लाइटनिंग इज़ अ वेरी हैवी फ्लो ऑफ चार्ज बिटवीन क्लाउड्स और बिटवीन क्लाउड्स एंड अर्थ। इस कंसेप्ट से या इस एग्जांपल जो हमने ऊपर डिस्कस किया उससे पता चलता है कि लाइटनिंग क्लाउड्स के बीच में या क्लाउड अर्थ के बीच में एक चार्जेस का बहुत हैवी अमाउंट में आना है या उसका फ्लो करना है। जैसे पिक्चर में आप देख सकते हैं, पहले हमने डिस्कस किया था कि क्लाउड के अपर पार्ट में पॉजिटिव चार्जेस होते हैं और लोअर पार्ट में निगेटिव। पॉजिटिव चार्जेस लाइटर होते हैं इसलिए वो अपर में रहते हैं और निगेटिव चार्जेस हैवी होते हैं इसलिए वो नीचे रहते हैं। और पिक्चर में आप ये भी देख सकते हैं कि कैसे लाइटनिंग स्ट्राइक हो रही है एक टॉल पोल से या फिर खंबे से, और देख रहे हैं बिल्डिंग्स के ऊपर पॉजिटिव चार्जेस डेवलप भी हुए हैं। वाइल लाइटनिंग कैन बी डेंजरस, इट इज़ आल्सो यूजफुल टू अस इन सम वेज। द हीट एंड लाइट रिलीज ड्यूरिंग लाइटनिंग enable nitrogen of the air to combine with oxygen to form oxides of nitrogen. जैसा कि हमने पहले डिस्कस किया कि लाइटनिंग से क्या हार्म होता है कि फायर भी लग जाती है टॉल बिल्डिंग्स में और ट्रीज़ में, बट लाइटनिंग का एडवांटेज भी होता है, मींस प्रॉफिट भी होता है। जो हीट और लाइट रिलीज़ हो रही है लाइटनिंग के टाइम पे, वो नाइट्रोजन जो एयर में प्रेजेंट है उसको ये कैपेबिलिटी प्रोवाइड करती है, मीन्स उसको इनेबल करती है कि वो ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होके मीन्स मिलके नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स बनाए। These get dissolved in water to form very dilute nitric acid which comes down with rain. और ये जो नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स फॉर्म हो रहे हैं वो रेन वाटर में मिल जाते हैं और डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड फॉर्म करते हैं। डाइल्यूट मीन्स लिक्विड फॉर्म में, जो
रेन वाटर के साथ अर्थ पे आती है। द एसिड रिएक्ट्स विथ सॉल्ट इन द सॉइल टू फॉर्म नाइट्रोजनस कंपाउंड विच आर एसेंशियल फॉर ग्रोथ ऑफ प्लांट। ये जो नाइट्रिक एसिड डाइल्यूट फॉर्म में रेन के साथ अर्थ पे आती है, वो सॉइल में प्रेजेंट सॉल्ट से कंबाइन करती है या रिएक्ट करती है और नाइट्रोजनस कंपाउंड्स फॉर्म करती है, जो प्लांट के ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए काफ़ी हेल्पफुल होते हैं। लाइटनिंग आल्सो इनेबल्स ओजोन टू बी फॉर्म्ड फ्रॉम ऑक्सीजन। एज यू मे हैव रीड इन अर्लियर क्लासेस, द ओजोन प्रेजेंट इन एयर स्टॉप्स द हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेज ऑफ द सन फ्रॉम रीचिंग अस। लाइटनिंग का एक बहुत बड़ा प्रॉफिट है कि वो ओजोन को फॉर्म करने में हेल्प करती है। जो ऑक्सीजन है वो ओजोन के फॉर्मेशन में हेल्प करता है। एज हम लोग ने पहले पढ़ चुके हैं हम लोग कि ओजोन लेयर क्या होती है। जो अर्थ के ऊपर लेयर रहती है, जो सन से अल्ट्रावायलेट रेज आ रही है उनको आने से रोकती है। अल्ट्रावायलेट रेज अगर अर्थ पे आएगी तो उससे काफ़ी डैमेज हो सकता है, इसलिए वो ओजोन लेयर का काम क्या रहता है, उन रेज को अर्थ पे आने से रोकना। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा द लाइटनिंग कंडक्टर। टू प्रोटेक्ट टॉल बिल्डिंग फ्रॉम डैमेज बाय लाइटनिंग, अ लाइटनिंग कंडक्टर इज फिक्स्ड ऑन देम। जैसा हमने पहले सेक्शन में पढ़ा कि लाइटनिंग की वजह से बिल्डिंग में फायर या डिस्ट्रक्शन हो सकता है, उससे प्रोटेक्ट करने के लिए कुछ लाइटनिंग कंडक्टर्स होते हैं जो बिल्डिंग को इस डिस्ट्रक्शन या फायर लगने से बचाते हैं। बेंजामिन फ्रैंकलिन डेवलप्ड द आइडिया ऑफ यूजिंग लाइटनिंग कंडक्टर्स टू प्रोटेक्ट टॉल बिल्डिंग। और ये आइडिया पहले किसने डेवलप किया? साइंटिस्ट जिनके बारे में हम स्टार्टिंग से ही बात कर रहे हैं, बेंजामिन फ्रैंकलिन ने। उन्होंने सोचा कि अगर कोई लाइटनिंग कंडक्टर फिक्स किया जाएगा बिल्डिंग में तो उससे टॉल बिल्डिंग्स को इस लाइटनिंग के टाइम पे डिस्ट्रक्शन या फायर लगने से बचाया जा सकता है। A lightning conductor consists of metal rod ending in spikes at the top. The lower end of the rod is attached to a copper plate buried deep in the earth. Lightning conductor में एक मेटल की रॉड रहती है जिसके ऊपर वाले एंडिंग पे मीन्स ऊपर पार्ट पे स्पाइक लाइक स्ट्रक्चर होते हैं। स्पाइक मतलब कांटे की तरह नुकीले स्ट्रक्चर्स होते हैं और उसका लोअर पार्ट कॉपर प्लेट से कनेक्ट रहता है, जो कॉपर प्लेट को अर्थ के नीचे मीन्स ज़मीन के अंदर दबा दिया जाता है। इफ़ लाइटनिंग डस स्ट्राइक द बिल्डिंग, इट फ्लोज हार्मलेसली टू द अर्थ थ्रू द मेटल रॉड एंड नो डैमेज इज डन टू द बिल्डिंग। जब बिल्डिंग में लाइटनिंग कंडक्टर लगे रहेगा तो उस टाइम पे जब लाइटनिंग स्ट्राइक करेगी बिल्डिंग से तो उसमें कोई हार्म नहीं होगा, बल्कि जो चार्जेस या इलेक्ट्रिक करंट है वो रॉड के थ्रू कॉपर प्लेट तक अर्थ के अंदर चले जाएंगे। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा सेफ्टी ड्यूरिंग लाइटनिंग। अ लाइटनिंग स्ट्राइक इज़ वेरी डेंजरस। इट कैन डिस्ट्रॉय एन इंटायर बिल्डिंग और अ ट्री ऑन विच इट स्ट्राइक्स। जैसा हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि लाइटनिंग स्ट्राइक बहुत डेंजर होता है, ये पूरे बिल्डिंग को या ट्री को डिस्ट्रॉय कर सकता है। It is advisable to take shelter in a safe place when you hear thunder and do not to remain in an open place. मीन्स ये एडवाइस दिया गया है, ये कहा जाता है कि जब आप सुने कि बिजली कड़क रही है या थंडर स्टॉर्म्स के चांसेस हैं तो उस टाइम पे आप बाहर न रह के किसी सेफ प्लेस पे चले जाएं। A building, especially one with a lightning conductor, is safe. अगर कोई बिल्डिंग है उसमें लाइटनिंग कंडक्टर फिक्स किया गया है तो आप उसमें सेफ रह सकते हैं। A car or bus is also safe. Shut the windows of the vehicle. थंडर स्टॉर्म के टाइम पे आप को कहीं प्लेस नहीं है जाने का तो उस टाइम पे आप कार या किसी बस में ही रह सकते हैं, वहाँ पे भी आप सेफ रहेंगे। बस आपको क्या करना है कि पूरी जितनी विंडोज़ हैं उसकी क्लोज करके रखनी है, बंद करके रखनी है। टेकिंग शेल्टर अंडर अ ट्री इज़ नॉट सेफ एज लाइटनिंग कैन स्ट्राइक द ट्री। इफ़ यू आर फोर्स्ड टू टेक शेल्टर अंडर अ ट्री, पेड़ के नीचे शेल्टर लेना मीन्स रुकना,
थंडर स्टॉर्म के टाइम पे या बिजली कड़क रही है उस टाइम पे बहुत ही ज़्यादा अनसेफ है, ये तो बिल्कुल ही नहीं करना है। फॉर एग्ज़ाम्पल, इफ़ यू आर इन अ फॉरेस्ट, चूज़ अ शॉर्ट ट्री। अगर कोई ऐसी कंडीशन है कि आपको कोई प्लेस नहीं मिल रही है, जैसे मान लीजिए आप फॉरेस्ट एरिया में हैं, तो उस टाइम पे आपको क्या करना है कि एक छोटे ट्री को चूज़ करना है। जहाँ पे आप खड़े हों वो छोटा ट्री होना चाहिए। जैसा हम पहले डिस्कस कर चुके हैं ना कि टॉल ट्रीज़ जो होते हैं, जो स्काई के या क्लाउड के ज़्यादा क्लोज होते हैं, उसमें फायर लगने के ज़्यादा चांसेस होते हैं। अगर आप शॉर्ट ट्री के नीचे रहेंगे तो शायद सेफ रह सकते हैं। An open place is not a safe place to be in, especially if it is elevated. If in an open place, stay away from trees and poles. If you cannot find any shelter, squat low on the ground. Open place थंडर के टाइम पे बिल्कुल सेफ नहीं है, और स्पेशली अगर वो एलिवेटेड मीन्स कोई उठी हुई प्लेस हो तो वहाँ पे तो बिल्कुल नहीं रहना है। अगर मान लीजिए आप ओपन प्लेस पे हैं, कोई जगह आपको नहीं मिल रही है, तो आपको ट्रीज़ और खंभों से दूर रहना है। ऐसा जगह चूज़ करना है थोड़ा सा खाली स्पेस हो, और कुछ नहीं करना उस टाइम पे। आपको कुछ शेल्टर नहीं मिल पा रहा है तो ग्राउंड पे स्क्वाट पोजीशन में बैठ जाना है। आप देख सकते हैं पिक्चर में कि अगर आप ओपन प्लेस में हैं तो इस तरह स्क्वाट पोजीशन में बैठ सकते हैं। इससे भी आप सेफ रह सकते हैं ओपन एरिया में।